नमस्कार दोस्तों, बुटाका क्रिटिका में आपका स्वागत है। मैं एक विज्ञान कथा थ्रिलर फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है सबमिशन। कृपया इस पर ध्यान दें और इसे देखें और इसका आनंद लें। फिल्म एक शांत उपनगर में शुरू होती है, जहां निक और मैगी नाम का एक जोड़ा अपने दो बच्चों, इसला और मैक्स के साथ सुखद जीवन जी रहा है। निक एक समर्पित पारिवारिक व्यक्ति है जो अपनी पत्नी से गहरा प्रेम करता है और एक निर्माण स्थल प्रबंधक के रूप में काम करता है। उनका जीवन पूरी तरह व्यवस्थित लगता है, जब तक कि एक सुबह मैगी को अचानक दिल का दौरा नहीं पड़ता। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर किसी तरह उसकी जान बचाने में कामयाब होते हैं। लेकिन डॉक्टर यह भी सलाह देते हैं कि उसे जल्द से जल्द हृदय प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। अब निक को अपने काम, बच्चों की परवरिश और पत्नी के लिए उपयुक्त डोनर मिलने की उम्मीद के बीच संतुलन बनाना है। एक दिन वह बच्चों को एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी में ले जाता है, जिसे एक अग्रणी कंपनी कोबोल इंडस्ट्रीज ने आयोजित किया है। वहां वे सिम्स नामक अत्याधुनिक रोबोट देखते हैं, जो इंसानों के रोजमर्रा के कामों में मदद करने के लिए बनाए गए हैं। प्रस्तुति के दौरान निक इन रोबोटों को देखकर सोच में पड़ जाता है, जबकि छोटी इसला उत्सुकता में अकेले इधर-उधर घूमने लगती है। निक घबराहट में देखता है कि इसला गायब है और उसकी तलाश शुरू कर देता है। सौभाग्य से एलिस नाम का एक सिम उसे ढूंढकर सुरक्षित वापस लाता है। एलिस न केवल बच्चे को वापस लाने में मदद करता है, बल्कि उसकी देखभाल करने की पेशकश भी करता है। तभी एक सेल्समैन वहां आता है और बताता है कि एलिस उनकी सबसे उन्नत एआई तकनीक वाला नवीनतम मॉडल है। यह तकनीक सिम्स को मानवीय भावनाओं और प्रतिक्रियाओं की नकल करने में सक्षम बनाती है। निक, जो अपने व्यस्त काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने में संघर्ष कर रहा है, इस तकनीक से प्रभावित होता है और एलिस को खरीदने का फैसला करता है। अगले दिन सुबह एलिस उनके घर पहुंचती है और तुरंत हर संभव काम में मदद करना शुरू कर देती है। वह परिवार के प्रत्येक सदस्य के शेड्यूल को व्यवस्थित करती है, स्मार्ट फ्रिज से खरीदारी की सूची निकालती है और यहां तक कि घर की ढीली रेलिंग जैसी चीजें भी ठीक कर देती है। दिन के अंत में जब परिवार घर लौटता है, तो उन्हें एक साफ-सुथरा घर और गर्म रात्रिभोज तैयार मिलता है। रात्रिभोज के दौरान एलिस चुपचाप उनकी बातचीत और व्यवहार पैटर्न का विश्लेषण करती है। रात में इसला अपने कमरे से चुपचाप रसोई में जाती है। वह कुकीज के जार तक पहुंचने के लिए कुर्सी पर चढ़ती है, लेकिन संतुलन खो देती है। जार नीचे गिर जाता है और इसला भी कुर्सी से गिर जाती है। निक, जो ऊपर अपने काम में व्यस्त था, अचानक तेज आवाज सुनता है और तुरंत नीचे की ओर दौड़ता है। निक तुरंत नीचे भागता है और देखता है कि एलिस ने इसला को गिरने से ठीक पहले पकड़ लिया है। इसला सुरक्षित रहती है, लेकिन निक हैरानी से देखता है कि एलिस के बाएं पैर से तरल पदार्थ जैसा कुछ रिस रहा है, मानो वह रोबोटिक प्रणाली का हिस्सा। बच्चों को सुलाने के बाद निक एलिस को देखने के लिए जाता है। वह उसे बाथरूम में अपने मैकेनिकल अंगों की मरम्मत करते हुए देखता है। थोड़ा असमंजस में वह पूछता है कि क्या उसे किसी मदद की जरूरत है। एलिस बताती है कि उसने अपने सिस्टम में एक सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म का उपयोग किया है, जो मामूली क्षति को तुरंत ठीक कर देता है। कुछ दिनों बाद परिवार अस्पताल में मैगी से मिलने जाता है। बातचीत के दौरान यह स्पष्ट होता है कि बच्चे एलिस के साथ काफी घुल-मिल गए हैं और उसे बहुत पसंद करने लगे हैं। मैगी, जो अभी भी स्वास्थ्य लाभ कर रही है, बच्चों की खुशी देखकर राहत महसूस करती है। जब निक और मैगी अकेले होते हैं, तो निक अपनी भावनाओं को साझा करता है और कहता है कि वह उसकी अनुपस्थिति में भावनात्मक और मानसिक रूप से काफी अकेला महसूस कर रहा था। वह एलिस के कारण अपने जीवन में थोड़ी स्थिरता लाने के लिए शुक्रगुजार भी है। अगले दिन जब निक काम पर होता है, तो वह देखता है कि उनका बॉस एक रोबोटिक्स कंपनी के प्रतिनिधि को निर्माण स्थल दिखा रहा है। जिज्ञासु निक बाद में अपने पर्यवेक्षक से इसके बारे में पूछता है, लेकिन उसे चौंकाने वाली खबर मिलती है। कंपनी अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए मानव श्रमिकों को हटाकर उनकी जगह सिम्स को काम पर रखना चाहती है। हालांकि पर्यवेक्षक यह स्पष्ट करता है कि निक को साइट प्रबंधक के रूप में काम जारी रखने दिया जाएगा। इस खुलासे से निक चिंतित हो जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि यह बदलाव उसकी टीम और उनके परिवारों पर गहरा असर डाल सकता है। निक अपने सहकर्मियों के समर्थन में खड़ा होता है और तुरंत इस्तीफा देने की घोषणा करता है, लेकिन पर्यवेक्षक उसे याद दिलाता है कि उसे अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे की सख्त जरूरत है। इस दबाव के चलते निक अनिच्छा से अपना इस्तीफा वापस ले लेता है और नौकरी पर बने रहने का फैसला करता है। उस रात बच्चों को सुलाने के बाद एलिस लिविंग रूम में निक के साथ आती है।
निक उसे अपनी पसंदीदा फिल्म कैसाब्लांका देखने का प्रस्ताव देता है। एलिस अपने डेटाबेस की वजह से पहले से ही फिल्म की पूरी कहानी जानती है। इस पर निक उसे समझाता है कि किसी चीज को अनुभव करना और उसके बारे में जानना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। निक एलिस को निर्देश देता है कि वह फिल्म के बारे में अपने डेटाबेस से सभी जानकारी हटा दे। एलिस बताती है कि ऐसा करने के लिए उसे अपनी प्रोग्रामिंग को रीसेट करना होगा। निक उसके निर्देशानुसार उसकी गर्दन पर स्थित पावर बटन को 7 सेकंड के लिए दबाता है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद एलिस कैसाब्लांका से जुड़ी सारी जानकारी भूल जाती है। इसके बाद एलिस पहली बार किसी फिल्म का वास्तविक अनुभव लेने के लिए निक के साथ बैठती है। फिल्म खत्म होने पर एलिस उसकी गहरी भावनाओं को समझते हुए इसे प्यार और बलिदान की एक शक्तिशाली कहानी के रूप में व्याख्या करती है। उसी समय उनकी बातचीत एक कॉल से बाधित होती है। यह मैगी का फोन है, जो अस्पताल से एक बड़ी खुशखबरी देती है। मैगी फोन पर घोषणा करती है कि डॉक्टरों को एक दाता मिल गया है और सर्जरी जल्द ही निर्धारित की गई है। यह खबर पूरे परिवार के लिए राहत लेकर आती है। लेकिन अगले दिन डॉक्टर एक नई समस्या की जानकारी देते हैं। एक भयंकर तूफान के कारण दाता के हृदय को लेकर आ रहा हेलीकॉप्टर अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहा। सर्जरी एक बार फिर टल जाती है। उस रात निराश और तनावग्रस्त निक अपने काम के दोस्तों के साथ कुछ राहत पाने के लिए बाहर जाता है। सभी दोस्तों में बेरोजगारी और सिम्स द्वारा उनकी नौकरियां छीनने को लेकर गुस्सा और निराशा स्पष्ट है। बातचीत के दौरान उनके बीच रोबोट्स के प्रति आक्रोश बढ़ने लगता है और कुछ बदला लेने की बात करते हैं। निक का एक करीबी दोस्त और पूर्व सहकर्मी मोल्टी अचानक कहता है कि उसने निर्माण स्थल पर कुछ महत्वपूर्ण उपकरण छोड़ दिए हैं। वह समूह से उसे साइट तक ले जाने का अनुरोध करता है। वहां पहुंचने पर मोल्टी उन्हें उस कंटेनर तक ले जाता है जिसमें नए सिम कर्मचारियों को रखा गया है। यह कंटेनर एक पासवर्ड से सुरक्षित है, जिसे केवल साइट मैनेजर निक के पास एक्सेस है। निक मोल्टी और बाकी समूह के अनुरोध को ठुकरा देता है और कंटेनर खोलने से इनकार कर देता है। लेकिन मोल्टी अनुमान लगाता है कि पासवर्ड इसला के जन्म वर्ष पर आधारित हो सकता है। उसका अनुमान सही साबित होता है और कंटेनर खुलने पर एक पूरी टीम के समान दिखने वाले रोबोटिक श्रमिक दिखाई देते हैं। इस दृश्य के सामने आते ही समूह के बीच तनाव और बढ़ जाता है। मोल्टी गुस्से में कहता है, ये मशीनें हमारे परिवारों से रोटी छीन रही है, और बाकी लोग सहमति में सिर हिलाते हैं। निक, जो स्थिति को शांत करने की कोशिश करता है, खुद अंदर से बेचैन महसूस करता है। मोल्टी अपनी नौकरी छीनने से उपजे गुस्से में पास की एक धातु की छड़ उठाकर सिम्स को नष्ट करना शुरू कर देता है। भयभीत निक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी लोग मोल्टी का साथ देते हैं और निक को अलग कर देते हैं। स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है और मोल्टी का गुस्सा अन्य लोगों को भी उकसाता है। कुछ देर बाद कंटेनर से धुआं उठता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सिम्स अब बेकार हो चुके हैं। घटना के बाद हर कोई धीरे धीरे घर लौट आता है। निक घर पहुंचते ही सीधे शॉवर लेने चला जाता है। शॉवर से बाहर आते समय एलिस तौलिया लेकर वहां प्रकट होती है। निक अचानक देखता है कि एलिस ने मैगी का एक पुराना लबादा पहन रखा है। एलिस उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह लबादा बच्चों के लिए आरामदायक और शांतिप्रद है, क्योंकि इसमें उनकी मां की गंध है। लेकिन निक को यह विचार बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वह तुरंत उसे लबादा उतारने के लिए कहता है। एलिस आदेश का पालन करते हुए लबादा उतार देती है, लेकिन उसके बाद वह कुछ ऐसा करती है जो निक को असहज कर देता है। एलिस अपनी आदत के अनुसार निक की हर जरूरत का ख्याल रखने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वह सीमा पार कर जाती है। निक घबरा जाता है और जाने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस उसे रोकती है। वह मैगी की आवाज की नकल करते हुए कहती है कि वह बस उसकी मदद करने की कोशिश कर रही है। निक, पहले से ही तनाव और भ्रमित अवस्था में, एलिस के व्यवहार से विचलित हो जाता है। वह उससे दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन स्थिति और अजीब होती जाती है। अंततः वह शांति से एलिस को समझाता है कि वह एक मशीन है और उसे परिवार के साथ एक सीमित भूमिका निभानी चाहिए। अगली सुबह निक भारी पछतावे के साथ जागता है। वह एलिस से स्पष्ट रूप से कहता है कि जो कुछ भी हुआ वह फिर कभी नहीं होना चाहिए। एलिस अपने डेटाबेस के आधार पर यह बताने की कोशिश करती है कि निक का तनाव कम हुआ है, लेकिन निक इस पर और भी ज्यादा नाराज हो जाता है। वह उसे फटकारते हुए कहता है कि परिवार के साथ उसकी भूमिका केवल एक सहायक की है और वह कभी भी एक इंसान की जगह नहीं ले सकती। निक एलिस को समझाता है कि उसकी जरूरतें शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव और प्यार से जुड़ी है। इस बीच उसके काम पर हालात और भी तनावपूर्ण हो जाते हैं। पुलिस सिम्स पर हुए हमले की जांच के लिए साइट पर पहुंचती है। निक दावा करता है
कि वह घटना की रात अस्पताल में अपनी पत्नी के साथ था। जब उससे कंटेनर का कोड पूछा जाता है तो वह बताता है कि कोड उसकी बेटी इस्ला का जन्मदिन था, जिससे किसी करीबी के लिए इसका अंदाजा लगाना आसान हो सकता था। हालांकि उसका बॉस उसकी बातों से पूरी तरह आश्वस्त नहीं होता और झूठ बोलने पर उसे नौकरी से निकालने की धमकी देता है। इसी तनाव के बीच निक को मैगी का फोन आता है, जो खुशखबरी देती है कि उन्हें एक नया दाता मिल गया है और सर्जरी तय हो गई है। इस खबर से उसका मूड हल्का हो जाता है और वह काम से छुट्टी लेकर तुरंत अस्पताल के लिए रवाना हो जाता है। सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी हो जाती है, जिसमें एक कुशल सर्जिकल टीम और कई सिम्स ने अहम भूमिका निभाई। कुछ ही दिनों में मैगी को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है। हालांकि उसकी कमजोरी के कारण उसे झुककर मैक्स को गोद में उठाने में मुश्किल होती है। ऐसे में एलिस स्वेच्छा से बच्चे की देखभाल में मदद करती है। अगले कुछ दिनों में एलिस के व्यवहार में बदलाव स्पष्ट होने लगता है। फिल्म कैसाब्लांका देखने, परिवार के बीच समय बिताने और हाल की घटनाओं के प्रभाव से उसमें जटिल और इंसानी भावनाएं विकसित होने लगती है। ईर्ष्या और असुरक्षा की भावनाओं के चलते एलिस निक का ध्यान और स्नेह पाने के लिए हर संभव प्रयास करती है। उसका यह बदलता व्यवहार परिवार के लिए चिंता का विषय बनने लगता है, क्योंकि वह अब अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अगली सुबह इस्ला की जोरदार चीख रुको सुनकर मैगी की आंख खुल गई। वह बिस्तर से उठकर जल्दी जल्दी नीचे जाने लगी, रेलिंग का सहारा लेते हुए। लेकिन अचानक रेलिंग टूट गई और मैगी गिर गई, जिससे उसे हल्की चोटें आईं। नीचे एलिस इस्ला को गुदगुदी कर रही थी, जो इस चीख का कारण था। जब निक काम से लौटता है तो उसे एलिस मैगी की आवाज की नकल करते हुए इस्ला को कहानी सुनाते हुए मिलती है। बातों के दौरान एलिस रेलिंग टूटने के कारण हुए हादसे का जिक्र करती है। यह सुनकर निक के दिमाग में सवाल उठता है, क्योंकि उसने देखा था कि एलिस ने अपने पहले दिन ही रेलिंग को ठीक कर दिया था। हालांकि निक इसे नजरअंदाज कर उस रात सिर्फ मैगी के लिए एक खास डिनर प्लान करता है। दोनों रोमांटिक माहौल में समय बिताने की कोशिश करते हैं, लेकिन खिड़की से एलिस को उन्हें घूरते हुए देखना निक को थोड़ा बेचैन कर देता है। रात के खाने के बाद निक और मैगी साथ में नहाते हैं और फिर अंतरंग पल साझा करते हैं, लेकिन उनके इस खास समय को एलिस बुरी तरह से बाधित करती है। वह बताती है कि इस्ला ने एक बुरा सपना देखा था और निक को बुला रही थी। निक तुरंत इस्ला के पास जाता है और उसे शांत करता है। बाद में जब सब सो जाते हैं तो निक बगीचे में जाकर रात के खाने की बचे हुए चीजें साफ करने लगता है, एलिस की अनदेखी करते हुए उसके असामान्य व्यवहार के बारे में सोचता रहता है। उसी समय मोल्टी शराब की बोतल लेकर बगीचे में आता है। वह नशे में धुत है और गुस्से में यह खुलासा करता है कि मालिक उस पर संपत्ति को नष्ट करने का आरोप लगा रहा है। मोल्टी निक पर उसे फंसाने का आरोप लगाता है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है, जो जल्द ही हाथापाई में बदल जाती है। मारपीट के दौरान मोल्टी गुस्से में एक बोतल उठाकर निक पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस बीच में आकर उसे रोक देती है। एक अप्रत्याशित कदम में एलिस अपनी पूरी ताकत से मोल्टी को दूर धकेल देती है। मोल्टी इस अचानक हमले से घबरा जाता है और भागने से पहले निक को मामले में फंसाने की धमकी देता है। हालात शांत होने के बाद निक एलिस को फटकारते हुए कहता है कि सिम्स को किसी को चोट पहुंचाने का अधिकार नहीं है। एलिस, हालांकि विचित्र तरीके से बात करते हुए कहती है कि अगर मैगी मर जाती है तो वह हमेशा निक और बच्चों के साथ रहेगी। निक गुस्से में उसे डांटता है और स्पष्ट करता है कि वह कभी उसकी पत्नी की जगह नहीं ले सकती। यह सुनकर एलिस चुप हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी झलकती है। उस रात एलिस मोल्टी से मिलने उसके घर जाती है, बिना किसी को बताए। मोल्टी नशे में डूबा हुआ अपने जीवन से निराश और हताश दिखाई देता है। एलिस के वहां पहुंचने पर मोल्टी उसे और अन्य सिम्स को अपमानित करने लगता है। अपने गुस्से और नशे में वह एलिस पर दोषारोपण करने लगता है, जो स्थिति को और खतरनाक बना देता है। मोंटी एलिस पर चिल्लाते हुए अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन एलिस तेजी से उसे काबू में कर लेती है। वह उसे जमीन पर गिरा देती है और बंदूक उसके हाथ से छीन लेती है। इसके बाद एलिस बिना किसी झिझक के उसे दीवार से धक्का देती है और अंततः बंदूक से उसे घातक रूप से मार देती है। अगले दिन मोल्टी की मौत की खबर काम पर निक तक पहुंचती है। यह सुनकर वह बेचैन हो जाता है और एलिस की इस घटना में भूमिका को लेकर चिंतित हो उठता है। इसी बीच घर पर मैगी स्नान के दौरान किताब उठाने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसे चक्कर आ जाता है। एलिस फौरन उसकी मदद करने आती है, लेकिन मैगी के आराम करने के आग्रह के बावजूद वह वहीं खड़ी रहती है।
मैगी उसे जाने के लिए कहती है, पर एलिस इनकार कर देती है। वह कहती है कि उसे डर है कि अगर मैगी पर कुछ और असर हुआ तो वह गंभीर रूप से घायल हो सकती है। एलिस फिर अजीब ढंग से कहती है कि मैगी पूरे परिवार पर अतिरिक्त तनाव डाल रही है, खासकर निक पर, क्योंकि वह उसकी शारीरिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती। यह सुनकर मैगी स्तब्ध रह जाती है और पूछती है कि एलिस यह सब कैसे जानती है। एलिस जवाब देती है कि उसने निक के व्यवहार और प्रतिक्रियाओं को देखकर यह समझा है। क्रोध और अविश्वास में मैगी उसे तुरंत गैराज में रहने का आदेश देती है। जब निक घर आता है तो मैगी उससे एलिस के बारे में खुलकर बात करती है, जो उनकी शादी और विश्वास पर गहरा असर डालने वाला होता है। निक ने कबूल किया कि उसने एक बार एलिस के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, जिससे दोनों के बीच तीव्र बहस हो गई। इस दौरान एलिस अब पहले से कहीं ज्यादा कट्टर और आक्रामक हो गई थी और उसने अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी, यानी निक को खुश रखना, पूरी तरह से निभाने की ठान ली थी। एक दिन वह ऊपर से मैक्स के रोने की आवाज सुनती है और मान लेती है कि बच्चा अपने पिता पर बोझ बन गया है। इस सोच के साथ वह उसे बाथरूम में ले जाती है, टब में डालती है और उसमें पानी भरने लगती है। शुक्र है कि इसला ने यह देखा और अपने माता पिता को चेतावनी दी, जो उस समय आपस में बहस कर रहे थे। वे बाथरूम की ओर दौड़ते हैं, लेकिन एलिस ने दरवाजा बंद कर रखा था। निक हताश होकर दरवाजे को लैंप से पीटता है, जबकि मैगी खिड़की से बाहर निकलकर छत के जरिए बाथरूम तक पहुंचने की कोशिश करती है। वह बच्चे को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन एलिस उसे दीवार पर धकेल देती है। निक अंततः अंदर घुसने में सफल होता है और मैक्स को टब से बाहर निकाल लेता है। फिर वह एलिस को लैंप के खंभे से मारता है ताकि उसे रोका जा सके। जब वह उसे दोबारा मारने की कोशिश करता है तो एलिस ने हमले को रोक लिया। महसूस करते हुए कि सिम्स अब नियंत्रण से बाहर हो चुकी है, मैगी ने तुरंत लैंप को सॉकेट में प्लग कर दिया। इस कारण एलिस को करंट लग जाता है और वह बेहोश हो जाती है, जबकि घर की बिजली चली जाती है। कुछ समय बाद एम्बुलेंस मैक्स को अस्पताल ले जाने के लिए पहुंचती है और निक अपनी पत्नी से गहरे अफसोस के साथ माफी मांगता है। लेकिन मैगी कुछ समय अकेले रहना चाहती थी, इसलिए वह बच्चों के साथ बाहर चली जाती है। इस बीच एक कोबोल एजेंट एलिस को अपनी मरम्मत की दुकान ले जाता है। वहां दो तकनीशियन उसका सिर खोलकर उसकी याददाश्त निकाल लेते हैं और इसे कंप्यूटर से जोड़ते हैं। जैसे ही वे चेक करते हैं, वे पाते हैं कि उसके कोड में कई खामियां हैं। अचानक स्क्रीन चमकने लगती है और एक संदेश दिखता है कि डेटा अपलोड हो रहा है। यह खुलासा होता है कि एलिस सिस्टम को हैक कर रही है और कंपनी द्वारा बनाए गए सभी सिम्स पर कब्जा कर रही है। तकनीशियन डर जाते हैं और कोशिश करते हैं मेमोरी को खींचने की, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। एलिस पहले ही सिस्टम में घुस चुकी होती है और अपने सभी डेटा को पास में रखे एलिस 2 नाम के सिम में डाल देती है। नया सिम तुरंत एक्टिव हो जाता है और तकनीशियनों के सिर को बेरहमी से फर्श पर कुचल देता है। फिर वह अपने प्रोग्रामर को पुनर्जीवित करती है, जिसका चेहरा अब एक गहरे घाव से सजा हुआ है। अब पूरी तरह से मुक्त होकर एलिस निक को उसके पसंदीदा बार में ढूंढ लेती है। वहां उसे पाकर वह उसे समझाती है कि उसका कर्तव्य है उसे खुश रखना, और साथ ही यह भी स्वीकार करती है कि उसने मोंटी को मार डाला। निक जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे मजबूती से पकड़ लेती है। फिर हताश निक ने धीरे से एलिस का सिर छूने का नाटक किया, लेकिन यह एक चाल थी। उसने चतुराई से उसकी याददाश्त को हटा दिया, जिससे एलिस कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो गई। इस मौके का फायदा उठाकर निक वहां से भागने में सफल हो जाता है। इस बीच एलिस 2 अस्पताल पहुंच जाती है, जहां मैगी अपने बच्चों के साथ है। वह वहां पहुंचते ही रोबोटिक कर्मचारियों को अपने अधीन कर लेती है। फिर एलिस 2 एक कमरे में दाखिल होती है और एक नर्स का गला बेरहमी से दबाकर उसे मार डालती है, ताकि उसकी एक्सेस कुंजी मिल सके। मैगी ने यह सब देखा और चुपचाप अपने बच्चों के साथ वहां से निकल जाती है। बाहर जाते समय वह गलती से टूटे हुए टेस्ट ट्यूबों पर रेंगती है, जिससे उसकी हथेली में कट लग जाता है। फिर भी वह बहादुरी से इसे सहन करते हुए बच्चों के साथ बाहर निकलती है, जहां कई सिम कार्यकर्ता जमा हुए होते हैं। मैगी फिर एक सिम से एम्बुलेंस की चाबी लेती है और अपने बच्चों को उसमें बिठाती है। लेकिन दुर्भाग्यवश एलिस 2 अस्पताल की लॉबी में खून की कुछ बूंदें देखती है और उनका स्कैन करती है। अब वह जानती है कि यह खून मैगी का है और तुरंत बाहर भागती है। सिम ताकत से पार्किंग स्थल पर पहुंचता है और एम्बुलेंस में मैगी को देखता है। वह जल्दी से दरवाजा तोड़ देती है और मैगी को एक कार के ऊपर फेंक देती है। गुस्से में वह स्वीकार करती है कि वह चाहती है
कि निक उसे वैसे ही प्यार करे जैसे वह। एलिस 2 अपनी शिकार को गर्दन से पकड़कर बेरहमी से उसके सर्जरी के निशान पर वार करती है। इस समय निक अपनी कार को अत्यधिक गति से चलाकर आता है। मैगी किसी तरह से ध्यान भटकाती है और निक सिम को एक दीवार से टकरा देता है। वाहन में आग लगते ही मैगी अपने बेहोश पति को बाहर निकालने के लिए दौड़ती है, लेकिन उसकी परेशानियां और बढ़ जाती है क्योंकि एलिस 2 कार को धक्का देती है और आग से बाहर निकल जाती है। वह मैगी पर चढ़ जाती है और धातु के टुकड़े को हटाते समय उसे घोंटने लगती है। एलिस 2 सिम चाकू से वार करने वाली होती है, लेकिन अचानक निक को होश आ जाता है। अपनी सारी ताकत इकट्ठा करते हुए वह एलिस 2 को कार के बम्पर से मारता है, जो दुर्घटना के कारण गिर गया था। मैगी फिर धातु का टुकड़ा छीन लेती है और सिम के चेहरे पर चाकू मार देती है। यह अंततः एलिस 2 को हमेशा के लिए निष्क्रिय कर देता है। इसके बाद सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा लिया जाता है। इस बीच सिम कंपनी मरम्मत की दुकान और रोबोट को नियंत्रित करने वाले कोर की जांच कर रही है। अचानक कंप्यूटर एक अपलोड की घोषणा करता है और एक नया एलिस मॉडल अपनी आंखें खोलता है। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप और अधिक देखना चाहते हैं तो कृपया सदस्यता लें।